हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से पहले हमने दो वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने मोशन और उसके टाइप्स, स्पीड और उसके टाइप्स को डिस्कस किया है। तो आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। तो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने से पहले जो हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को कवर करने से पहले या डिस्प्लेसमेंट पे जाने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। ये फिजिक्स की दो बहुत मेन टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हर जगह यूज़ में आती हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम दोनों इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केलर के बारे में देख लेते हैं कि स्केलर्स किन चीज़ों को कहते हैं। तो स्केलर्स मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिनकी सिर्फ क्वांटिटी हो मगर डायरेक्शन ना हो। ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आपने ये कहा कि एक मेटल का बॉक्स है या ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 10 केजी है। अब इसका क्या मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर है वो कितने का है? वो है 10 केजी। मतलब टोटल मास या टोटल मैटर कंटेंट इनसाइड दिस ब्लॉक इज इक्वल टू 10 केजी। अब इसमें डायरेक्शन तो है नहीं ना, हमने ये थोड़ी लिखा है इसके साथ कि ये नॉर्थ, ये साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट या वेस्ट या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप ये सोच रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे नॉन विजिबल हो, मगर जिनको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता हो और मेजर किया जा सकता हो, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख तो नहीं सकते, मगर उसकी एक्सपीरियंस को हम, उसकी मौजूदगी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह वापस ज़मीन की तरफ आके गिरता है। मतलब हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट तो करती है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि इसे मेजर भी किया जा सकता है मैथमेटिकली। जब आप आगे जाओगे तो आपको खुद इसे अलग से स्टडी करना पड़ेगा। 11th क्लास में एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड्स हैं या करंट हैं। करंट को आप देख तो नहीं सकते, मगर उसकी एग्जिस्टेंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसे आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। मतलब ऑल दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज तो समझ आ गया, मगर फिर फिजिकल क्वांटिटीज में भी दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, जो स्केलर होती हैं और वेक्टर्स होती हैं। अब स्केलर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो इसकी एक और एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो हमने लिया था, ब्लॉक लिया था मेटल का, इसका जो मास था वो क्या था? 10 केजी था। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर मैटर कितना है? 10 केजी है। अगर अब दूसरी एग्जांपल लें तो इसका हम क्या कर लेते हैं, इसकी डेंसिटी देख लेते हैं। तो डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। जब इसका रेशो निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेंसिटी। तो अब इसमें भी डायरेक्शन तो आई नहीं, क्योंकि हम मास देख रहे हैं और उसका वॉल्यूम देख रहे हैं। तो इसमें डायरेक्शन तो नहीं आई, क्योंकि ये मीटर क्यूब है और ये क्या है? ये मास है, तो ये केजी में है। तो अब इसमें डायरेक्शन तो नहीं आई, नॉर्थ ना साउथ ना ईस्ट ना वेस्ट। तो ये क्या कहलाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस भी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये डिपेंड करती है कि आपके ऑब्जेक्ट ने कौन सी पाथ फॉलो की है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कौन सा पाथ फॉलो किया है। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है। मतलब ये स्ट्रेट गया है तो अलग होगी, तो इसके हम भी स्ट्रेट लाइन पे ही जाएंगे। और अगर इसने ये मतलब कोई कर्व्ड पाथ फॉलो की है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो इसने जो पाथ कवर किया है उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस जो है वो
पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। तो मतलब जो अगर हम इसे मेजर करना है तो इसने जो पाथ कवर किया है या जिस ट्रैक से ये गया है, अपनी जर्नी कंप्लीट किया है या अपनी डेस्टिनेशन तक, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखा तो बीच की डिस्टेंस डायरेक्ट मेजर कर दी। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस का कंसेप्ट। अब आपके बुक जो है 9th क्लास की, उसमें दिया गया है कि डिस्टेंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्वड पाथ है, मतलब जैसे हमने अभी डिस्टेंस की बात की ना, तो ये तो हमने ये क्या कहा कि डिस्टेंस जो है वो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, जो पाथ इसने ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया है वो पूरा हमें कंसीडर करना पड़ता है, उसे डिस्टेंस कहते हैं। अगर डिस्टेंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हम देखें तो वो डिस्टेंस नहीं कहलाती बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखना पड़ता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखना पड़ता है। उसने जो पाथ फॉलो किया है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ये वाला पाथ फॉलो किया अपनी डेस्टिनेशन तक आने के लिए, जैसे ए टू पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए उसने ये कर्वड पाथ फॉलो किया, और अगर इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो हमें इस कर्वड पाथ को कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब हमें पूरी मेजरमेंट इस कर्वड पाथ के थ्रू करनी पड़ेगी, तब जाके हमें उसकी डिस्टेंस मिलेगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो वो जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब वो पाथ पे मैटर नहीं करती उसने कौन सा पाथ या कौन सा ट्रैक फॉलो किया था, वो डिपेंड करती है कि उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा था, उसका फाइनल पॉइंट कौन सा था। तो इसका इनिशियल पॉइंट तो ये है, इसका फाइनल पॉइंट तो ये है, और इन दोनों की डिस्टेंस जो है डायरेक्टली मेजर की जाएगी। इसकी एग्जांपल आपको बेटरली, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इस एग्जांपल से मिल जाएगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे ऑब्जेक्ट जो था वो ओ जो है वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो ओ है। अब ओ ने क्या किया, वो ये सर्कल है, सर्कल कंप्लीटली सर्कल तो नहीं दिख रही, मगर अब से सर्कल अज्यूम कर लें कि एक ऑब्जेक्ट जो था उसने इस सर्कल के अलोंग फॉलो चलना शुरू किया। मतलब इसने जो है सर्कल का पाथ फॉलो किया और उसने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और अपनी जर्नी को टर्मिनेट भी यहीं किया एक राउंड लगाने के बाद पूरा। तो मतलब उसने यहाँ से चलना शुरू किया, पूरा घूम के यहाँ पे आ गया। अब अगर इसकी डिस्टेंस के बारे में बात करें, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। तो उसने पाथ कौन सा कवर किया है, वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल गया है ना। तो सर्कमफ्रेंस का एरिया कितना होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है किसी सर्कल के को, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, 2πr। तो ये जो है इसने इसकी डिस्टेंस 2πr यूनिट्स। अब मैं यूनिट्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सर्कल का मतलब ये जो है ये किलोमीटर्स में होगी डिस्टेंस या मीटर्स में होगी या कौन सी होगी, ये माइल्स में भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने यूनिट्स लिखा है। तो यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की जाएगी तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखना पड़ेगा। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और जो उसने ट्रैक मतलब जो पाथ फॉलो किया है वो हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, तो हमें डायरेक्टली उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखना पड़ेगा। अब इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, पॉइंट ओ उसका इनिशियल पॉइंट था। अब उसका फाइनल पॉइंट क्या है, उसने पूरी सर्कल घूम के वो कहाँ पे आया, वापस ओ पे ही आया ना। मतलब उसने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की और फिर पूरा सर्कल राउंड लगाने के बाद फिर से आगे कहाँ पे टर्मिनेट की, ओ के ऊपर ही टर्मिनेट की। मतलब उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे था, ए पे था, उसका फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, ए पे है। तो जब दोनों का डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अगर इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और उसका फाइनल पॉइंट भी वही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है मगर डिस्टेंस कितनी है, 2πr। अब इसका और केस ये देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के। अब मैंने ये नहीं बताया कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे अभी मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं इस चीज़ को, तो मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैथमेटिकल टर्म होती है। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म होती है। जैसे कोई इंटीजर होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो इंटीजर्स में होता है। जैसे मतलब मैथमेटिकल एक वैल्यू होता है, कुछ डिजिट हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, तो उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज वही होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे के जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ क्या होंगी,
जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और स्केलर क्या होंगी, जिनके साथ उनकी डायरेक्शन भी हो। जैसे अभी मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये सीलिंग के साथ लटका हुआ है। अब इसका मास जो है वो 10 kg है, ठीक है, इसका मास जो है वो 10 kg है। अब मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास के केस में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। अब अगर इसी केस में देखें, हमें वेट के बारे में पूछा जाए, तो वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पुल, मतलब अर्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब अभी जो आपका मास है ना, जैसे अभी किसी इंसान का मास जो है वो 50 kg है, ठीक है, 50 kg है। तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो पूरा कंटेंट है मैटर का वो कितना है, 50 kg। अगर वेट के बारे में बात आ जाएगी, उसको क्या करना पड़ेगा, 50 kg इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, और जिसे जनरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिया जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो सेकंड स्क्वायर में आएगी, ठीक है। तो अब ये इसमें अगर हम इसे 9.8 कंसीडर करने के बजाय 10 कंसीडर करेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी आ जाएगी अर्थ की वजह से, मतलब इस बंदे के ऊपर जिसका मास 50 kg था, तो 500 kg न्यूटन, सॉरी kg अब नहीं आएगा, न्यूटन्स आएगा, क्योंकि अब फोर्स के बारे में बात आ गई। वेट जो है वो एक्चुअली फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी नीचे की तरफ होगी। तो हमने इसमें डायरेक्शन कंसीडर की ना, क्योंकि ये अर्थ इसको कहाँ खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, अपनी तरफ, मतलब अर्थ की टुवर्ड्स दी अर्थ लग रही है। तो इसमें हमने डायरेक्शन अज्यूम की, मतलब इसमें 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन, जैसे अभी अगर हम इस बंदे की बात करें जिसका वेट, जिसका मास जो है वो 50 kg है, और वो यहाँ पे है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और अर्थ जो है वो हमारी यहाँ पे है। तो अर्थ इसे क्या करेगी, इसे अपनी तरफ खींचेगी। अब अगर डायरेक्शंस को देखेंगे तो फोर्स किस तरफ आएगी, ये तो अर्थ का साउथ हुआ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो सेम इसका भी हुआ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसे फोर्स किस तरफ लग रही है, नॉर्थ की तरफ लग रही है ना। अगर इसके एक्सिस के बारे में देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, और ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये वाई, सॉरी माइनस वाई एक्सिस। तो ये देखेंगे। अब अगर इसकी डायरेक्शन के बारे में लिखना है, तो इसे फोर्स, इसका वेट किस तरफ है, तो इसके वेट को अगर एक्सप्रेस करना है, वेट इक्वल टू वेट, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन में आएगा, तो 500 न्यूटन किस तरफ डायरेक्शन है इसकी, माइनस वाई एक्सिस। तो ये वेक्टर, ये एरो जो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक्सप्रेस करने का एक और तरीका ये है कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस वाई कैप, ठीक है। तो अब डायरेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो उसका क्या हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ, मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। अब ये उसकी क्या है, यूनिट, मतलब हर क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट है ना मेजरमेंट का। जैसे मास का केजी है, वेट फोर्स है तो उसका न्यूटन आ गया, एनर्जी का जूल है, वर्क का डिफरेंट है, तो जैसे करंट का एम्पियर है, वोल्टेज का वोल्ट है। तो इसी तरह से हर क्वांटिटी का अलग अलग खुद का एक मेजरिंग यूनिट होता है जिसमें उसे मेजर किया जाता है। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शंस को, वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, या इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे या आगे चल कर जाओगे, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो वो आप, अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोग डर जाओगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अभी आपकी लेवल भी नहीं है वो पढ़ने की। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इन चीज़ों से अच्छे से डील करोगे। तो अभी मैंने आपको ये स्केलर और बेसिक का कंसेप्ट क्यों पढ़ाया, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाके 11th क्लास में इन चीज़ों को फेस करोगे तो आपको थोड़ी समझने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो शायद आप डर जाओगे, इसीलिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इशू आया है कुछ समझने में या कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दें। और अगर आप कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो हमने अपने वीडियो पे अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, HTML की, CSS की, और जल्दी ही जावास्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है बेसिकली। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को वॉच करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।